नमस्कार दोस्तों, प्रयाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग सुचारू रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। एवं सभी लोगों से आशा करते हैं कि सभी लोग जितने भी देखने वाले हैं वे सभी यूपी पुलिस के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे और यूपी पुलिस के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहे होंगे ताकि आने वाली भर्ती में हम निश्चित रूप में अपनी वर्दी पहन सकें। तो आइए देखते हैं और अध्ययन करते हैं आगे, उसके आगे की श्रृंखला बढ़ाते हैं और आगे जहाँ तक हमने अध्ययन किया था उसके आगे भी अध्ययन करते रहते हैं। तो देखेंगे जरा सा, अभी हम मैथ का टॉपिक लेकर आए थे। इस सीरीज में हम चल रहे हैं कांस्टेबल के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ के लिए उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी तक हम जितना अध्ययन कर चुके थे जरा सा उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें कैसे, अभी हमने देखा था जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें केवल हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दिया था मैथ में आता क्या क्या है, मैथ में कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं जो आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा टॉपिक हमने देखा था, दूसरा हमने वीडियो जो शूट किया था उसमें हमने देखा था नंबर सिस्टम। क्या देखा था? पहला टॉपिक उठाया था नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम क्या है। तो उसी में हमने नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमने इसके पहले वाली वीडियो में बात की थी। अब हम इसके आगे बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के आगे। नंबर सिस्टम के आगे क्या क्या आने वाला है, तो जो हमने कल बात की थी इसके पहले उसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी संख्याओं की। नंबर सिस्टम एक संख्याओं की एक श्रृंखला है, संख्याओं की एक प्रणाली है, संख्याओं की एक पद्धति है, संख्याओं का एक तंत्र है। उन्हीं सभी संख्याओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने जो फर्स्ट में जो हमने नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था क्या, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। क्या देखा था? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आपकी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्याओं के बाद हमने अध्ययन किया था पूर्णांक। इसके बाद हमने अध्ययन किया था पूर्णांक के बाद आया था पूर्णांक। हमने दो प्रकार के बताए थे, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें हमने जीरो भी ऐड किया था। तो जीरो कैसा पूर्णांक है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो देखेंगे इसके बाद हमने अध्ययन किया था भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे। तो हमने लास्ट में जिस टॉपिक की बात की थी वह टॉपिक कौन सा था हमारा? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ रहे थे? अभाज्य संख्या। तो हमने बताया था अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, बताएंगे क्या कोई अभाज्य संख्या क्या है? देखें, अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, ऐसी संख्याएं हमने आपको उस दिन बताया भी था, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, अर्थात जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। कैसे? जैसे हमने बात की 13 की। किसकी बात की? 13 की। तो 13 कैसी संख्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 कैसी है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 13 में भाग करें अगर, तो 13 का भाग करें तो भाग जा रहा है, शेषफल हमारा शून्य आ रहा है। यदि हम बात करें 13 में 1 के भाग करें तो भी शेषफल कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। इसके अलावा 13 के और कोई भी गुणनखंड नहीं है, अर्थात 13 अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और हमने एक चीज और बात की थी, दो एक कैसी संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, या केवल अभाज्य संख्या है, या केवल सम संख्या है। बात करें अगर दो, तो दो कैसी संख्या है? दो एक अगर बात करें तो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और दो की अगर बात करें तो यह सम संख्या भी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं जो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। क्योंकि आपको मालूम है जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनमें 2 का भाग जरूर जा रहा होगा। जब 2 का भाग जा रहा होगा तो वह संख्या कैसी हो गई? भाज्य हो गई, अभाज्य रह ही नहीं गई। तो हम कैसे कह सकते हैं 2 एक अभाज्य संख्या है? 2 भी तो सम संख्या है। लेकिन अगर बात करें 2 में अगर अभाज्य संख्या की परिभाषा लागू करें तो 2 में अभाज्य संख्या की परिभाषा लागू होती है। इसलिए यह कैसी संख्या है?
अभाज्य संख्या है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, वे सभी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो जरा सा हम देखते हैं अभाज्य संख्या। तो हम 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की गिनती करते हैं। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या के लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको, एक मोबाइल नंबर बताने वाला हूं। क्या होता है एक ट्रिक, 1 से 100 तक, कहां तक, 1 से लेकर 1 से 100 तक की सभी 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कैसे याद करेंगे। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो 1 से 100 तक में हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हमारे पास एक मोबाइल नंबर होता है 10 अंकों का, उसे क्या कहते हैं 44 22 32 23 21। क्या होता है, एक मोबाइल नंबर होता है 44 22 32 23 21, 32 23 और 21, ये हमारा 10 अंकों का मोबाइल नंबर हो गया। इससे अगर कहें तो 100 तक की अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर इन सभी संख्याओं को हम जोड़ दें, इन सभी संख्याओं को हम क्या कर दें, अगर जोड़ दें, ऐड कर दें, तो जरा सा बताएंगे क्या कितना हुआ। इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 19 3 22 19 3 22 22 2 24 24 से कितना हो गया 25। अर्थात हम क्या देखेंगे, 1 से लेकर के 100 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, अगर 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी होती हैं 25। तो अब हम देखेंगे ये हमने मोबाइल नंबर का यूज किया है। अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो ये क्या है, ये हमारे 1 से लेकर के 10 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 4। अगर हम बात करें 11 से लेकर के 20 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 4। अगर बात करें 21 से लेकर के 30 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो 2। इसी प्रकार आगे भी बात करें तो 31 से लेकर के 40 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2। अगर बात करें 41 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो 3। अगर बात करें हम 51 से लेकर 60 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो 2। अगर बात करें 61 से लेकर के 70 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो भी कितनी 2। अगर 71 से लेकर 80 तक की बात करें तो इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 3। इसी प्रकार आगे भी देखें 81 से लेकर 90 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो 2। अगर इसके बाद बात करें तो 91 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 1। कितनी होती है ओनली 1। इस प्रकार से हमारी 1 से 100 तक में, कहां तक 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, कितनी हो गई 25। कितनी हो गई 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमने इन सभी अभाज्य संख्याओं की गिनती की। अब अगर आपसे पूछता है बताइए 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। देखें 1 से 50 तक तो 50 कहां हो गया ये, अर्थात यहां तक की सभी संख्याओं की गिनती करना है तो क्या करेंगे 4 4 8 2 10 10 2 12 12 3 कितना हो गया 15। अर्थात 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई 15। कितनी हो गई 15। तो इन सभी 1 से लेकर के अधिकतम अगर पूछता है आपसे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा 1 से लेकर के कहां से अगर क्वेश्चन पूछ रहा आपसे 40 से लेकर के 70 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से हम बता पाएंगे कितनी होती हैं 70। 40 से लेकर 70 अर्थात ये हो गया आपका 41 से लेकर 70 तक निकालना है तो कितना हो गया 3 2 5 5 2 कितना हो गया 7। कितनी संख्याएं हुई 7 संख्याएं हुई, अर्थात कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 7। तो ये आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक हम कैसे निकाल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं यदि 1 से 100 के बाद आता है और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यह संख्या अभाज्य है या नहीं है तो उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे, उसकी जानकारी और थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। देखें अभाज्य संख्या की पहचान, अभाज्य संख्या की
अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो देखें, अभाज्य संख्या की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन कह दिया 123 कैसी संख्या है, अभाज्य है या भाज्य है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। बहुत बड़ा रोल है आपका भाज्य और अभाज्य का। आप जो भी मैथ पढ़ेंगे, जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे, उसमें भाज्य और अभाज्य का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो देखें 123 कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 123 के पास में एक ऐसी संख्या जो कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो। 123 के पास में एक ऐसी संख्या जो कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो। वह कौन सी है, 121। दोस्तों कितनी है, 121। अगर 121 की बात करें तो यह संख्या किसका स्क्वायर होती है, ये अगर 121 की बात करें तो यह संख्या किसका स्क्वायर होती है, 11 का स्क्वायर होती है। किसका स्क्वायर होती है, 11 का। बस हमें यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं, 11 आ गया ना, ये जो संख्या आ गई 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक हो गई आपकी 9, एक क्या हो गई आपका, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, एक क्या हो गई 7, एक क्या हो गई 5, और एक हो गई आपकी 3, और एक हो गई आपकी 2। ये संख्याएं आपकी कैसी हैं, 11 से छोटी, ये सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 11 से छोटी ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। केवल इन संख्याओं का ही भाग करके देखना है, केवल किनका भाग करके देखना है, इन संख्याओं का ही भाग करके देखना है कि वह संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो हमने 2 का भाग दिया, नहीं जा रहा, 3 का भाग दिया, तो 3 का भाग दिया तो 3 2 5 1 6, बिल्कुल इसमें 3 का भाग जा रहा है। अर्थात क्या कह सकते हैं, इसे अगर देखें तो इसे क्या कह सकते हैं, ये संख्या कैसी है, ये संख्या कैसी है, भाज्य है। इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो आगे हम अध्ययन करने वाले हैं, आगे हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या की पहचान करना। आगे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम की जांच करना, ये कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, कौन सी अभाज्य हैं, यदि ये भाज्य हैं तो किस संख्या से विभाजित होगी, यदि ये भाज्य नहीं है तो क्यों विभाजित नहीं है। ठीक है, इन सभी चीजों का हम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे देखेंगे इसके बाद। तो भाज्य और अभाज्य, मैं आशा करता हूं कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली बात करते हैं, अगली संख्या आती है हमारी सह अभाज्य संख्या। क्या आती है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती, जरा से देखेंगे। सह अभाज्य संख्या का अध्ययन करने वाले हैं। तो सह अभाज्य संख्या होती क्या है, देखें ऐसी संख्याएं, लिखिए ऐसी संख्या जिनका कोई भी गुणनखंड, ऐसी संख्या जिनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, जिनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर हम बात करें, एक हो गई संख्या 12 और एक क्या हो गई आपके 15, क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं, क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं? बिल्कुल देखते हैं, इसकी जांच करते हैं। 12 के गुणनखंड करें तो 12 के गुणनखंड होते 2 गुणे 3। अगर 15 के गुणनखंड की बात करें तो 3 गुणे कितना होता, 3 गुणे 5, कितना होता, 3 गुणे 5। तो अगर इसकी बात करें, इसका एक तो गुणनखंड दोनों में है, अर्थात ये संख्याएं दोनों कैसी नहीं है, सह अभाज्य। अगर इनकी बात करें तो दोनों संख्या कैसी नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल रहा है। इनका एक गुणनखंड 3 ऐसा है जो 12 का भी है और 15 का भी है, इसलिए ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं है। अगर हम बात करें एक 16 और एक बात करें 15 की, क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं? देखते हैं। अगर इनकी बात करें तो 16 के गुणनखंड किए हमने 2 गुणे 2। 15 की बात करें तो 3 गुणे 5। क्या इनका कोई गुणनखंड मैच हो रहा है, उभयनिष्ठ है? बिल्कुल नहीं है, इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं और कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं और कौन सी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अगर बात करें क्या
सभी अभाज्य संख्याएं, अगर बात करें आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या सभी अभाज्य संख्याएं, कैसी संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या सह अभाज्य होती हैं, क्या सभी अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, बिल्कुल होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य क्या, सह अभाज्य होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे सह अभाज्य होती हैं, क्या होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी क्या होती हैं, सह अभाज्य होती हैं। अगर बात करें सभी, क्या सभी सह अभाज्य संख्याएं, क्या कभी सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या होती, तो अभाज्य संख्याएं नहीं होती, अभाज्य संख्या नहीं होती, क्या नहीं होती। अगर बात करें जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो तो सह अभाज्य होती हैं, लेकिन जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या नहीं होती, अभाज्य संख्याएं नहीं होती। देखते हैं कैसे। अभी हमने बात की, एक हो गई संख्या 17 और एक हो गई आपकी 19, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 के गुणनखंड करके देखते हैं 1 गुणे 17 और 19 के गुणनखंड करके देखते हैं 1 गुणे 19, इनका केवल एक ही में मिल रहा है। दोनों गुणनखंडों की बात करें, इन दोनों में केवल एक ही ऐसा गुणनखंड है जो मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात ये दोनों संख्या कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। दोनों संख्या कैसी हैं, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। तो क्या हो गया, हमने देखा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे कैसी होती हैं, सह अभाज्य होती हैं। अगर इसके बाद बात करें, क्या जैसे हमने एक संख्या ली 21 और एक ले लिया 24, क्या ये संख्याएं ये संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य हैं क्या, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं हैं। अगर हम बात करें एक संख्या हो गई आपकी 35 और एक संख्या हो गई आपकी 35 और एक संख्या ले ली हमने, एक संख्या ले ली, तो देख रहे थे हमने एक संख्या 35 है और एक संख्या 27 है, क्या ये संख्या सह अभाज्य है, बिल्कुल। अगर बात करें तो 35 के गुणनखंड की बात करें तो होते हैं 5 गुणे 7। अगर 27 के गुणनखंड की बात करें तो 3 गुणे 3। इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जब इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है अर्थात ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य हैं, कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। तो एक चीज हम जो देख रहे थे, जिस चीज को क्लियर करना चाह रहे थे, एक संख्या 35 और 27, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य तो हैं लेकिन अभाज्य नहीं हैं। हमने वही चीज जिस सभी सह अभाज्य संख्या नहीं होती, लेकिन सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सह अभाज्य संख्याएं जरूर होती हैं। तो आगे देखेंगे अब। इसके अलावा इसके बाद बात करें सह अभाज्य संख्या क्या हुई, जिनके कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो वे संख्याएं क्या होती, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अलावा बात करें जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं होती ना, उनका अगर एचसीएफ की बात करें, मासा इनका एचसीएफ की बात करें तो इनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1। जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद बात करते हैं आगे की संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याओं के बाद आती है बात किसकी, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, हालांकि ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो उनकी भी बात कर लेते हैं। एक आती है बात किसकी, परिमेय संख्या की। किसकी बात आती है, परिमेय संख्या की। एक आती है बात किसकी, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की। अगली संख्या की अगर हम बात करें, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन्हीं में आती है एक क्या, वास्तविक संख्या। क्या आती है, वास्तविक संख्या। अगर इसके बाद बात करें वास्तविक संख्या के बाद काल्पनिक संख्या, इनकी थोड़ा सा इनकी शॉर्ट चर्चा जरूर कर लेते हैं। तो देखें परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सकता है,
जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्या क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती। लेकिन एक चीज है, q नॉट इक्वल 0, अर्थात q का मान नीचे वाली संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। एक चीज और है, p व q दोनों क्या हों? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में तो लिख सकें लेकिन q क्या ना हो? q 0 ना हो, और p और q दोनों कैसे हो? पूर्णांक हो। ऐसी संख्या क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक तो आप समझ गए होंगे, पूर्णांक क्या है? एक ऐसी संख्या, एक ऐसा अंक जो पूरा हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे अगर हम बात करें 5 क्या पूर्णांक है? बिल्कुल। अगर हम 5.5 की बात करें तो क्या यह पूर्णांक है? नहीं, 5.5 एक पूर्णांक नहीं है। अगर 5.5 की बात करें तो 55 बटे कितना हो जाएगा? 10। 55 एक पूर्णांक है और 10 भी एक पूर्णांक है। लेकिन अगर बात करें 5.5 की तो 5.5 एक पूर्णांक नहीं है। तो आप आशा करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या है और परिमेय संख्या क्या है। तो बस हमने देखा ऊपर वाली संख्या भी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक, और नीचे वाली संख्या भी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। अगर बात करें लेकिन नीचे वाली संख्या जी शून्य नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या की बात करें, जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वे सभी क्या कहलाती? अपरिमेय संख्याएं कहलाती। जैसे बात करें पाई, जैसे बात करें 2/√3, जैसे बात करें 2.34, 35, 36 ... ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर परिमेय संख्याओं की बात करें 4/7, 5/6, अगर बात करें तो 0.333 ... ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, जिनका मान सीमित नहीं है, वे सभी क्या कहलाती? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने बात की पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अगर √3 की बात करें, √3 का मान अगर बात करें √3 के मान की तो होता है 1.732 3334 ... इन्फिनाइट तक, अर्थात इसका मान हमेशा बढ़ता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। ऐसी संख्या को क्या कहते? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम इसको पूर्णांक नहीं बना सकते, क्योंकि इसको पूर्णांक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर इसकी विपरीत बात करें 0.4444 ... इन्फिनाइट तक, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? अगर इसकी बात करें तो ये कैसी संख्या है? इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यह हमारी एक परिमेय संख्या है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। देखें क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसको पूर्णांक बनाया जा सकता। कैसे? 444 लिखा, इसको लिख सकते हैं हम 0.4 के ऊपर बार। अगर आगे बात करें तो ये हो जाएगा 4/9। ये कैसी संख्या है? देखें अगर परिमेय संख्या की बात करें तो यह भी एक पूर्णांक है, हो गया, और यह भी एक क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, तो क्या हो गया? और पूर्णांक नीचे वाली संख्या शून्य भी नहीं है, अर्थात ये संख्या कैसी है? यह एक परिमेय है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर बात करें √3 की तो √3 आप कह सकते हैं √3 को हम अगर बात करें 1.73233, ये संख्या कैसी है? यह एक अपरिमेय है, क्योंकि इसको पूर्णांक बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसको पूर्णांक बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये संख्या कैसी है? अपरिमेय है। थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कहेंगे नहीं, बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य है, शून्य के बटे में 1 लिख सकते। तो जब शून्य के बटे में 1 लिख सकते तो शून्य को मैंने बताया था क्या है? एक पूर्णांक है।
शून्य भी एक पूर्णांक है और एक भी क्या है, एक पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक हैं और नीचे वाली संख्या शून्य भी नहीं है तो ये संख्या कैसी है, परिमेय है। ये संख्या कैसी है, परिमेय है। अगर इसके बाद बात करें, आप कंफ्यूजन में होंगे, अगर मैं बात करूं √5 क्या ये परिमेय संख्या है? जब आप कहेंगे जब शून्य के बटे में 1 लिख दिया था तो क्या आप √5 के बटे में भी तो 1 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, लेकिन यहाँ पर एक तो पूर्णांक है, ये तो है पूर्णांक, इसे तो कह सकते, लेकिन यहाँ पर √5 पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। जब दोनों पूर्णांक नहीं हैं तो यह संख्या कैसी है, तो यह संख्या कैसी है, अपरिमेय है। तो इस संख्या की बात करें तो यह संख्या कैसी है, अपरिमेय है। इसके बाद बात करें यदि मैं कह दूं 1/0 क्या यह संख्या क्या यह संख्या परिमेय संख्या है? नहीं, ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक तो हैं। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों पूर्णांक तो हैं, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं। लेकिन समस्या इस चीज की है कि दोनों पूर्णांक होते हुए भी नीचे वाली संख्या शून्य हो गई। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, नीचे वाली संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे क्या हो गया, हर इसका शून्य हो गया, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। आगे बात करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बाद अगली संख्या आती है हमारी क्या, वास्तविक संख्या। जितनी भी परिमेय संख्या प्लस का अपरिमेय संख्या इन सबको मिला दिया जाए, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाएगी, तब उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तब उस संख्या को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो क्या हम एक फैक्ट आता है आपका, अक्सर पूछ लेता है कभी कभी, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती? बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वे सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अगर आगे बात करें, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वे सभी क्या होती, वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक उल्टा पूछ लेता है आपसे, क्या कभी जितनी भी क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? नहीं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो या तो परिमेय हो सकती हैं या तो अपरिमेय हो सकती हैं। निश्चित नहीं कह सकते कि वे परिमेय ही होंगी, ये भी निश्चित नहीं कह सकते वे अपरिमेय ही होंगी। तो क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का समुच्चय कह दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। दोनों को मिलाकर संख्या की बात करें तो ये संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अगर आगे बात करें काल्पनिक संख्या, अगली कड़ी में आती है आपकी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसकी केवल कल्पना मात्र की जा सकती है, जिसको वास्तव में देखा नहीं जा सकता, वे सभी क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, जिनको हम देख सकते हैं वे सभी वास्तविक हैं, जिनको देख नहीं सकते वे सभी क्या हैं, काल्पनिक हैं। अगर बात करें √-5, अब यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हो जाती कि इस अंडर के अंदर जो माइनस लगा है इसको बाहर निकालें तो निकालें कैसे, तो इसलिए केवल इसकी कल्पना मात्र की जा सकती है, इसका मान ऐसा होगा, लेकिन उसकी वास्तव में मान नहीं देखा जा सकता। इसलिए इन संख्याओं को क्या कहते हैं, हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अगर हम बात करें जिन संख्याओं के अंदर माइनस लगा है, अगर किसी संख्या में अंडर के अंदर माइनस लगा है तो वे संख्याएं सभी क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या कहेंगे। उन संख्याओं को वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सभी प्रकार की सभी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। इनको काल्पनिक संख्याओं को हम आई से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं हम, आयोटा। इसको काल्पनिक संख्याओं को हम आई से डिनोट करते, इसका मान होता है आयोटा, इसे कहते हैं आयोटा। आयोटा का मान होता है √-1, ये मान होता है इसका। काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते, आई को अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर, IMAGENARY, इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या। इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मैं आशा करता हूं सभी प्रकार की संख्याएं जितनी भी हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं हमने उन सभी संख्याओं का अध्ययन किया। इसके आगे अब हम देखेंगे कल, और कल तक के जब तक के लिए आप में इतना ही, और इनका आप अध्ययन करते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे अगली कड़ी में हम कल पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम कौन कौन से होते, कौन कौन से ऐसे नियम हैं, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। ये संख्या लिखी है 748, ये संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, इनके गुणनखंड की बात करेंगे, गुणनखंड कैसे निकालें, इन सभी चीज़ों का हम बहुत विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।